प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे संघवाद। संघवाद क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और बाद में विकेंद्रीकरण। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय तथा राज्य सरकार के बीच होता है। एकात्मक सरकार वो होती है जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। सत्ता का विकेंद्रीयकरण शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों की सरकारों से लेकर स्थानीय सरकारों के बीच बंटवारा। संघात्मक सरकार ऐसी व्यवस्था जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, शक्तियों का केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच में बंटवारा होता है। अधिकारक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिस पर वैधानिक अधिकार हो। गठबंधन सरकार ऐसी सरकार जिसका गठन एक से अधिक दलों ने राजनीतिक समझौते के लिए किया हो। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की सरकार। जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायत समितियों का समूह होता है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसा संवैधानिक निकाय जिसमें गांव के सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो शामिल होते हैं। आगे राज्य सूची। मेरे बच्चों, अपने देश में 3 सूचियाँ हैं: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इनके अपने अपने अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग विषय हैं। तो राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ उस समय 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं। तो इसमें राज्य सूची में जिसमें राज्य सरकार से संबंधित सभी विषय जैसे कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, उत्पाद आदि शामिल होते हैं। केवल राज्य सरकार को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संघीय सूची विषयों की वह सूची जिसमें केंद्रीय सरकार से संबंधित सभी विषय शामिल होते हैं। इन राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघीय सूची में जब संविधान लागू हुआ उस समय 97 विषय थे और अब 100 विषय संघीय सूची है। इसमें रक्षा विभाग, डाक विभाग, बैंकिंग प्रणाली ऐसे विषय आते हैं। समवर्ती सूची विषय की वह सूची जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं। इन विषयों में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। इस विषय में जब संविधान लागू हुआ उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो इस समय 52 विषय हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर के ये कुछ बेसिक एलिमेंट थे। अब क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती की विशेषता और उसमें अलग से एक विशेषता को बताइए। समान विशेषता यह है कि भारत तथा बेल्जियम के संघों में एक समान है। दोनों की विशेषता है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें रहे हैं जिनमें 2 प्रकार की सरकारें हैं। इन दोनों सरकारों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं। पहले चैप्टर में बताया, वहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें ही मौजूद हैं। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी सामुदायिक सरकार, जो कि एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। भारत में केवल 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। यहाँ पर बेल्जियम जैसी कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, शासन के संघीय तथा एकात्मिक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। शासन के संघीय तथा एकात्मिक स्वरूपों में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय सरकार के शासन में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है तथा वह भी अपनी इच्छा के अनुसार। इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती, परंतु एकात्मक सरकार के
शासन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार को किसी भी विशेष विषय पर आदेश दे सकती है। उदाहरण के तौर पर कई देशों में जैसे कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इत्यादि में संघीय सरकार है, परंतु कई देशों जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जापान इत्यादि में एकात्मक प्रकार की सरकार है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर ये हैं। 1992 से पहले और 1992 के बाद स्थानीय सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर उगारने का कोई अधिकार नहीं था। 1992 के बाद ये हुआ कि स्थानीय सरकारों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ छोटे मोटे कर उगारने का अधिकार दे दिया गया। स्थानीय सरकार में लगातार समय पर चुनाव नहीं होते थे। इसके बाद ठीक समय पर हर एक 5 वर्ष बाद स्थानीय सरकारों के चुनाव होने शुरू हो गए। स्त्रियों के लिए स्थानीय सरकारों में कोई स्थान आरक्षित नहीं था। इस 1992 के बाद कुल स्थानों में से 33% स्थान स्त्रियों के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षित रखे गए। अगला क्वेश्चन क्या है? यह कुछ अजीब बात नहीं है कि क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है? वे इसके बारे में या कुछ कहने से बचना चाहते थे। हमारे संविधान के निर्माताओं को संघीय व्यवस्था अथवा संघवाद के बारे में सब कुछ पता था तथा इसके बारे में हमें उस व्यवस्था को देखकर पता चल जाता है जो उन्होंने हमें दी है। वास्तव में संघवाद दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में केंद्र तथा राज्य सरकारें समान रूप से शक्तिशाली होते हैं तथा दूसरे प्रकार में केंद्र राज्य सरकार से केंद्र सरकार ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होती है। बाद में दूसरे प्रकार का संघवाद कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान अन्य कई देशों के संविधानों से भी काफ़ी प्रभावित था, जैसे कि अमेरिका संविधान, जहाँ पर पहले प्रकार का संघवाद कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं को संघीय व्यवस्था के बारे में पता था। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? संघवाद की प्रक्रिया का देश के आकार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। कोई भी देश जहाँ धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर कोई समुदाय रहते हैं वहाँ पर संघवाद अथवा सत्ता साझेदारी की प्रक्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है। गहरे रूप से विभाजित देशों में संघवाद बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि न केवल सामाजिक असंतोष खत्म होगा बल्कि इससे राजनीतिक स्थिरता भी बढ़ेगी। इस प्रकार संघवाद का देश के आकार से कुछ लेना देना नहीं है। बेल्जियम में संघीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि भाषाई तौर पर जाति के आधार पर बहुत सी भिन्नताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? हमारे देश में सत्ता साझेदारी की एक व्यवस्था है जिसमें कृषि और वाणिज्य के विषय राज्य सूची में दिए गए हैं, परंतु केंद्र सरकार का भी यह उत्तरदायित्व है कि वह देश की कृषि तथा वाणिज्य का ध्यान रखे। कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार प्रत्येक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तथा कृषि के विकास में प्रयास करती है। इस कारण ही केंद्र में सरकार में एक कृषि मंत्री होता है और इस प्रकार देश का एक वाणिज्य मंत्री भी होता है जो देश के व्यापार तथा उद्योगों का ध्यान रखता है। आप यह कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से ऐसा कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वास्तव में क्षेत्रवाद का अर्थ है अपने क्षेत्र का सम्मान करना तथा ध्यान रखना, वह अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करना। अगर ऐसा भारत जैसे देश में हो तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। भारत जैसे देश तथा लोकतंत्र में जो भाषा तथा अन्य आधारों पर अलग अलग राज्यों में विभाजित है, क्षेत्रवाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि देश के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इस तरह से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए या फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं? जिलों का शासन जिलाधीश या कलेक्टर चलाते हैं, ना कि जिला परिषद के प्रधान द्वारा। यदि जिला परिषद का प्रधान जिले का शासन चलाता तो प्रत्येक जिले में अलग अलग कानून तथा नीतियाँ लागू होती, जिससे शासन का एक समारोह से चलाने में बहुत कठिनाई होती। जिला अधिकारियों में सड़कों, पानी, बिजली इत्यादि के मामलों को लेकर भी झगड़े होते हैं।
वर्तमान शासन व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई है, जिसके अनुसार जिले का शासन कार्यभार जिलाधीश या कलेक्टर चलाते हैं, न कि जिला परिषद के प्रधान। जिलाधीशों द्वारा शासन चलाने में से शासन व्यवस्था एक समान बनी रहती है। किस तरह बेल्जियम एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में बदल गई? असल में बेल्जियम में अक्षेत्रीय सरकारें हुआ करती थी। इन अक्षेत्रीय सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ तथा भूमिकाएँ थी, परंतु केंद्र सरकार के पास इन शक्तियों को वापस लेने का अधिकार था। परंतु 1993 में संविधान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया तथा अक्षेत्रीय सरकारों को संवैधानिक शक्तियाँ दे दी गई। अब अक्षेत्रीय सरकारें केंद्रीय सरकार पर निर्भर न रही। इस प्रकार बेल्जियम एकात्मक प्रकार की सरकार से संघात्मक सरकार में बदल गई। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच ठीक संतुलन एक संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था का दूसरी संघीय व्यवस्था से अलग क्यों होता है? 2 तर्क देकर स्पष्ट करें। साथ आकर संघ बनाना। संघ बनाने का पहला ढंग है साथ आकर संघ बनाना, जिसमें स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और ताकि बड़े संघ का निर्माण किया जा सके। यह न केवल अपनी स्वायत्तता इकट्ठी करते हैं बल्कि अपनी पहचान भी कायम करते हैं। इससे उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार के संघ में संघ के हिस्से संघीय सरकार की तरह ही शक्तिशाली होती है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस प्रकार के ही संघ हैं। साथ लेकर संघ बनाना, एक है साथ आकर संघ बनाना, दूसरा साथ लेकर संघ बनाना। इस प्रकार के संघ में साधारण तय शक्तियाँ संघ तथा उसको बनाने वाले हिस्सों में बटी होती है, परंतु राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होते हैं। कुछ हिस्सों को विशेष शक्तियाँ भी दी जाती हैं। भारत, बेल्जियम, स्पेन इस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? वास्तव में संघवाद में न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आधुनिक राज्यों में प्रशासन को संविधान के अनुसार चला जाता है। संघीय राज्यों में लिखित तथा कठोर कानून है, जिसे आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु कई बार विधानपालिका ऐसे कानून पास कर देती है जो संवैधानिक दायरे से हटकर होते हैं। उस समय न्यायपालिका ऐसे कानूनों को लागू करने से रोकती है जो संविधान के विरुद्ध या संवैधानिक दायरे से बाहर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल कारण क्या था? वास्तव में भारत एक बहुत बड़ा राज्य है तथा केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वह प्रत्येक गांव तथा शहर की समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। इसलिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल कारण यह था कि स्थानीय क्षेत्रों की बहुत सी ऐसी समस्या होती है जो केवल स्थानीय स्तर पर ही हल की जा सकती है। लोग अपनी समस्या के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, यह भी जानते हैं कि पैसे का किस प्रकार अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है ताकि स्थानीय क्षेत्र का कल्याण हो सके, भलाई हो सके। इससे लोग स्वयं भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकते हैं। यह तो लोकतंत्र की मूल बातों के अनुसार ही है। स्थानीय सरकार की ही लोगों की समस्या के बारे में अच्छी तरह जान सकती है। इस प्रकार यही शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल कारण था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का बाद अगली वीडियो में इससे आगे चैप्टर को करेंगे। आपने ये क्वेश्चन याद करने हैं और आने वाले एग्ज़ामों में अच्छे मार्क्स लेने ताकि आपके असेसमेंट के मार्क्स अच्छे लगाए जा सके। धन्यवाद।